हम लोग को आज देखना है कि दो वेक्टर्स को आपस में किस तरह जोड़ा जाता है, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक और वेक्टर बी है। अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अलग अलग मतलब दोनों सेम क्वांटिटी है ना। तो अब इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने का क्या तरीका होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, आप लिखो स्टेप 1, सबसे पहला काम। स्टेप 1, पहले स्टेप में वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी के टेल को रखना है। देखो ये हेड है इसका और वेक्टर बी का टेल। तो ए के हेड पर बी के टेल को आप रख दो। पहला काम क्या है, पुट द हेड ऑफ वेक्टर ए ऑन द टेल ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, देखो ये दो वेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट, अलग अलग हैं दोनों। इन दोनों को जोड़ने का तरीका बताया जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी के टेल को रख देना है। और चूंकि हमको पता है कि वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। इस वेक्टर ए के हेड पर उठाकर इसको टेल को रखो तो कुछ फिगर इस तरह से बनेगा। देखो, अगर ये वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के हेड पर रखना है बी के टेल को। डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये काम हो गया। अब क्या करोगे, मतलब हम लोगों को क्या करना है, ए प्लस बी जोड़ने के बाद जो नया वेक्टर आएगा उसको फाइंड करना है। ए प्लस बी वेक्टर को ऐड करने के बाद, जैसे कि कोई सा भी नंबर है, 3 + 4 = 7 हो जा रहा है ना, मतलब रिजल्ट तो आता है। उसी तरह से यहाँ पे भी ए प्लस बी करने पर एक नया वेक्टर मिलने वाला है जिसको हम लोग नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो ए के हेड पर बी के टेल को रखा। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2, अब ए के टेल से बी के हेड को जोड़ना है एक नए वेक्टर के साथ। यानी ए का जो टेल है और बी का जो हेड है, इसको क्या करेंगे, इस तरह से ऐड कर, मतलब इसको मिलाएंगे। देखो ऐसा। और ये एक नया वेक्टर होगा और ये वेक्टर कहलाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। और इस वेक्टर का जो हेड होगा वो बी के हेड के साथ अटैच्ड होगा, मतलब हेड टू हेड होगा यहाँ पे देखो। और इसका जो टेल होगा वो पहले वाले के टेल के साथ मैच किया हुआ। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर आर। बहुत ही सिंपल है, बनाते बनाते बहुत ही आसान हो जाएगा ये सीखना समझना। अभी आप ये समझो कि ये पहला स्टेप आपने देखा कि ए के हेड पर बी के टेल को रखा गया। उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन या उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, तो ए के टेल से जोड़ते हुए, पहले वाले के टेल से जोड़ते हुए लास्ट वाले के हेड से जोड़ देना है। ये जो नया वेक्टर मिला, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का टेल पहले वाले के टेल के साथ है। देखो, दो टेल एक साथ, दो हेड एक साथ। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्टेंट। तो आप इसको लिख लो। बी के हेड से ए के टेल को जोड़ेंगे तो जोड़े तो है ही, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा उसका ध्यान रखना है। मतलब इसका जो हेड होगा वो बी के हेड के साथ ही होना चाहिए और इसका जो टेल होगा वो ए के टेल के साथ ही होना चाहिए। ये लॉ है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल दिख रहा है, बन गया ट्रायंगल।
और ये एक लॉ है। देखो, एक जब लॉ, कोई चीज़ लॉ होती है ना, तो लॉ को तो आपको फॉलो कर लेना होता है। समझ में आ रही बात? तो ये एक रूल है। आप चाहोगे कि नहीं हम इधर हेड दे दें, तो फिर वो रिजल्टेंट नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात ना? अगर आप चाहोगे कि नहीं भाई हम इधर देंगे हेड, ज्वाइन करेंगे लेकिन हेड इधर देंगे, तो फिर वो रिजल्टेंट नहीं कहलाएगा। रिजल्टेंट कब कहलाएगा? जब इस तरह से होगा। तो इस फिगर को दिमाग में बैठा लो। यहाँ पे जो लिख रहे हैं इसको लिख भी लो, है ना? लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते, अभी प्रैक्टिस कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि रिजल्टेंट क्या चीज़ है। फिलहाल लिख लीजिए, ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर बी with a new vector called resultant vector, इसको हम लोग रिजल्टेंट बोलेंगे। अच्छा देखिए, अब यानी अब रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हम लोगों का आ जाएगा, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू, अब आप लिख सकते हो वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है, रिजल्टेंट का जो इक्वेशन आया A और B के फॉर्म में, वो A प्लस बी सिंपली आ गया। A प्लस बी इज इक्वल टू R, और R का जो डायरेक्शन और डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये आपको एक जो फिगर दिख रहा है ट्रायंगल के तरह से, दिस इज़ कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप लिखोगे दिस इज़ कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ कहलाता है ये। ठीक है, देखो, अब जैसे वेक्टर ए है, सपोज करो दिस इज वेक्टर ए, और ये है वेक्टर बी, दोनों को ऐड करना है। वेक्टर बी का इधर डायरेक्शन है, ए और बी को ऐड करना है। क्या होगा तरीका? ए के टेल पे, ए के हेड पे बी के टेल को रखना है, ट्रायंगल बनाना है। इस तरह से होगा फिगर, देखो। ओके, तो अब जो तीसरा वेक्टर होगा, तीसरा जो वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट होगा, और तीसरा जो वेक्टर होगा वो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम ट्रायंगल, इसमें तो ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो साइड 1 साइड 2, अब तीसरा साइड चाहिए ना, तो जो थर्ड साइड होगा तुम्हारा वो ये साइड हो जाएगा, दिस इज। ठीक है, और इसमें अगर तुम क्लॉकवाइज, जैसे मान लो रेगुलर चल रहे हो, जैसे ए का डायरेक्शन इस तरफ, बी का डायरेक्शन इस तरफ, तो जो थर्ड वाला होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। मतलब यहाँ पे इसका हेड हो जाएगा और टेल यहाँ पे, दिस इज हेड, और इसका रिजल्टेंट का जो हेड होगा वो इस तरह से हो जाएगा। अभी आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें, पहले हम लोग रिजल्टेंट को थोड़ा पहचानने सीख लें। देखो फिगर दिख रहा है सबको, यह है ए,
ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी है, ठीक है ना, ए बी सी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना। ए इज इक्वल टू सी प्लस बी, ऑप्शन 2 सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऑप्शन 3 बी इज इक्वल टू सी प्लस ए। हाँ बता, हाँ 3, हाँ बी इज इक्वल टू सी प्लस, ठीक है ना। यानी हम लोगों ने किस तरह से, हाँ रिजल्टेंट कैसे पहचाना हम लोगों ने रिजल्टेंट पहचाना 2 हेड और 2 टेल को देखकर। जहाँ पे 2 हेड है 2 टेल है वो हमारा रिजल्टेंट हो गया। सो बी इज इक्वल टू सी प्लस है, सिंपल है, ठीक है। ओके देखो अब ज़रा सा इसमें, देखो इस तरह से, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दैट फिगर। उस समझ रहे हो ना। फोर्थ, हाँ बता रहे हैं। जैसे देखो a प्लस बी इज इक्वल टू होना चाहिए था रिजल्टेंट c, जिसका डायरेक्शन इधर होता ना। आपका इक्वेशन बनता कब, हाँ ना, ये जब इधर रहता तो आप क्या लिखते, c इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है ना। लेकिन अगर फिगर में, यहाँ पे फिगर में क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब c का ये उल्टा है कि नहीं है, c का रिवर्स है ना, ये देखो तो, ठीक है। तो इसके लिए जो फिगर होगा इसको रीड्रॉ करेंगे। अगर हम लोग इसको रीड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल लॉ में लाने के लिए रीड्रॉ करेंगे तो फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। रीड्रॉ कर रहे हैं तो दिस इज माइनस सी, बोलो सही है कि नहीं। सी का अपोजिट वेक्टर हम लोगों ने ले लिया, तो दिस इज माइनस सी। अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाओ, तो ट्रायंगल लॉ जब लगाओगे तो माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्लियर है बिल्कुल, ओके गुड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मिटा दें। देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस तरह से रेगुलर है। इसके हेड पे इसके टेल को, इसके हेड पे इसके टेल को इस तरह से लगाया हुआ है, ठीक। तो इन तीनों को अगर जोड़ें तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, आपको फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा। हाँ बिल्कुल, जी वैसे ही करना है। जैसे सपोज़ करो हाँ ट्रायंगल नहीं बनेगा, सही बात है, तुम्हारा कहना सही है। तो ऐसा करते हैं पार्ट वाइज करके पहले ट्रायंगल बना लेते हैं क्या, क्योंकि ट्रायंगल हम लोग ऐसा करते हैं ए प्लस बी को पहले जोड़ते हैं, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको फिर सी के साथ जोड़ देंगे, फिर जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो हमारा आंसर होगा। नहीं समझे मेरी बात। 5 + 3
5 + 3 + 8 = हाउ मच, ये तुमसे कह रहा है। तो मान लो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड, हमको पता नहीं है, तो 5 + 3 को तो जोड़ना आता है। 5 + 3 = 8, 8 + 8 = 16। फाइनली हमको 16 चाहिए, है ना। ओके, तो a + b को अगर हम जोड़ेंगे, a + b, तो रिजल्टेंट हमारा कौन सा होगा यहाँ पे? ये रिजल्टेंट होगा, बताओ, दिस इज द रिजल्टेंट। a + b = दिस, ठीक है। इसको इसको a + b ही लिख देते हैं, रिजल्टेंट तो यही ना है, a + b सपोज कर लो, या फिर कुछ और भी वेक्टर आप नाम दे सकते हो। सो a+, ये हो गया तुम्हारा a + b। अब a + b हो गया तो इसको मिटा दो, इसका काम हो गया है। देख तो, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट कैसा होगा? देखो ये हेड, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, होगा कि नहीं होगा? यस, दिस इज a + b + c। समझ में आ गया? तो उन तीनों को जोड़ने के बाद जो फाइनली हमारे पास रिजल्टेंट आया उसका लेंथ ये हो जाएगा और उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। समझ में आ गया? a + b + c, तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया वो ये आया। इसको आप रिजल्टेंट बोलोगे, दिस इज r भी बोल सकते हैं इसको। कोई प्रॉब्लम? गुड। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब ये हो गया, ये आंसर हो गया, मतलब पार्ट वाइज जोड़ते चले गए। तो एक्चुअली ये क्या है, अगर तुम देखो ध्यान से, तो हम फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं फिगर को। क्या था? ऐसा था ना, कुछ ऐसा, फिर ये था, फिर ये था ना। देख तो, फिगर कुछ इसी तरह से था, है ना, ऐसा ही था, a + b + c। तो देखो ये, इसको तुम पॉलीगन मान लो ना, पॉलीगन टाइप का है कि नहीं। देख तो, a + b + c सारे ये सब रेगुलर है, a b c रेगुलर है, और इसको क्या कर दिया गया? उल्टे डायरेक्शन में। ये सब सेम डायरेक्शन में है, और ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा उसको खाली मिला देना यहाँ से, और वो तुम्हारा डायरेक्शन उसका उल्टा होना चाहिए सबके। क्लियर है यहाँ तक? ओके, जैसे अब देखो, इसी को कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस टाइप से किसी भी शेप का फिगर हो सकता है, उसमें आपको सोचना नहीं है। ये मान लो ये इस तरह से है, दिस इज वेक्टर वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ। तो क्या हम इसके लिए लिख सकते हैं a + b + c + d + e + f = 0? क्या ये उसको फॉलो करेगा जो अभी आपने पढ़ा? फिर इसको जोड़ो, रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको जोड़ो, रिजल्टेंट ये आने वाला फाइनली। और चूंकि देखो ये इसका डायरेक्शन, f का डायरेक्शन, ये पूरा सबका सब रेगुलर है, देख सबका डायरेक्शन सेम है। तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो f आएगा वो नेगेटिव ऑफ f होगा, तो उधर से इधर ले आए। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, अब देखो, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं।
एक लड़का गया 4 मीटर ईस्ट के तरफ, फिर वो 3 मीटर गया, ये किधर है रे, नॉर्थ के तरफ। पहले चला वो 4 मीटर ईस्ट के तरफ, उसके बाद नॉर्थ की तरफ 3 मीटर। हाँ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्चुअली यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट ही पूछना चाहिए, जो कि वेक्टर की बात हो रही है। डिस्टेंस होता तब तो 4 और 3 7 हो जाता। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हो ना? हाँ, तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ। डिस्प्लेसमेंट में क्या देखना पड़ता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, कहाँ से शुरू किया है, कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, फाइनल पॉइंट यहाँ पे है। तो इस लड़के का डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि नहीं होगा? हाँ, अभी रुको, अभी 5 मीटर, मतलब इसको तुम स्केल में मापोगे तो 5 मीटर ही निकलेगा। बिल्कुल करेक्ट, सही बात है ना? 5 मीटर निकलेगा। 4 मीटर और 3 मीटर इसको जब ज्वाइन किया यहाँ पर, तो ये हमारा देखो मतलब अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा वो उसको फॉलो कर रहा है। देखो, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अरे ये रिजल्टेंट है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ हाँ देखो ध्यान से, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो बात इसके अंदर छिपी हुई है उसको आपको समझना चाहिए। देखो, वेक्टर के फॉर्म में जब हम रिजल्टेंट को लिखेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जो ट्रायंगल लॉ है यहाँ पर उसको ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। क्लियर? रुको ना, अभी रुक जाओ। पाइथागोरस मान लो हम नहीं जानते हैं, तो ये इसको फॉलो कर रहा है बिल्कुल। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर को ट्रायंगल लॉ के हिसाब से फॉलो कर रहा है। लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है कि 4 मीटर और 3 मीटर, तो ये लेंथ क्या होनी चाहिए? तो ये लेंथ जब हमने मेज़र किया तो 5 मीटर हुआ, और पाइथागोरस भी इसको प्रूफ कर रहा है कि 5 मीटर होगा। समझ में आ रही बात? हाँ, ठीक है ना? तो एक्चुअली यहाँ पे जो इसको हमने मेज़र किया है, ये जो है देखो, ये चीज़ एक्चुअली हम लोगों ने क्या मेज़र किया है? रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड्यूलस, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर। समझ में आ रही बात? जैसे यहाँ पे देखो तुम, ये मान लो 4 मीटर है, 3 मीटर है, 5 मीटर है, 8 मीटर है, 9 मीटर कुछ भी है, और फाइनली जो रिजल्ट आया है वो है 4 मीटर। सपोज करो दिस लेंथ इज 4 मीटर, तो ये तो रिजल्टेंट है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका एक कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि ये तो सिंपल फिगर था तो हमने बता दिया भाई ठीक है यही होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो, हाँ 90 ना हो, तब क्या करेंगे? समझ में आ रही बात ना? ये तो थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए हमने एग्जांपल लिया है 90 डिग्री वाला, ताकि आप समझ पाओ। मान लो 90 डिग्री नहीं है, कुछ और एंगल है, लेस देन 90 है या मोर देन 90 डिग्री है, तब तो आर का जो लेंथ होगा तो बार बार हमको फीते से नापना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो अगर कोई फॉर्मूला हमको मिल जाए रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, तब तो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, चाहे एंगल कुछ भी रहे। ठीक है, उसी चीज़ को अभी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग दो, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये इतना सब बताने का के पीछे वजह यही है कि हम जो हमारा आगे का टॉपिक है वो क्या है, किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सपोज कर लेंगे लेट ए एंड बी
आर टू वेक्टर्स, कोई सा भी दो वेक्टर होगा ए और बी, कोई सा भी हो सकता है, किसी भी लेंथ का, मतलब किसी भी यूनिट का, किसी भी चीज़ का, और वो दोनों एक दूसरे से, मतलब दोनों के बीच एंगल भी ज़रूर होगा, है ना। कुछ भी हम लोग एक जनरल एंगल मान लेते हैं थीटा। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम। मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो वेक्टर है जिनके बीच का एंगल कितना है, तो थीटा है। जैसे यहाँ पे तो 90 डिग्री है, लेकिन हम लोग थीटा ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। सपोज कर लो दिस इज़ वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक है। दोनों को छोटा बड़ा थोड़ा ले लें। एक वेक्टर ए दिखाई दे रहा है, दूसरा वेक्टर बी दिखाई दे रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग अलग है। डायरेक्शन अलग अलग का मतलब ही हो गया कि दोनों के बीच का एंगल है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता तो एंगल 0 डिग्री होता, अपोजिट में होता तो एंगल 180 होता, परपेंडिकुलर होता तो वो वाला केस हो जाता। लेकिन हम लोगों ने क्या ले लिया, एक जनरल सा केस ले लिया है कि दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो एंगल थीटा कैसे निकालते हैं, सबको पता है, पीछे बताए थे एंगल निकालने के लिए। हाँ, एंगल क्या होता है, एंगल जब हम लोग निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, दोनों के टेल को मिला देंगे और जो छोटा वाला एंगल होगा वो हो जाएगा एंगल थीटा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट देखते हैं कि कैसा आता है। देखो ये एक सिंपल फिगर बनेगा इससे, तो इसीलिए हम लोग ये डायग्राम ले रहे हैं। आप किसी भी तरह का कोई भी डायग्राम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप वेक्टर कैसा ले रहे हो। तो फिलहाल इस दोनों वेक्टर्स के लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका डायग्राम कैसा होगा। तो अभी तो आप लोग को बताया कि वेक्टर ए हो गया, ये मेरा वेक्टर ए है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड पर रखना चाहिए वेक्टर बी के टेल को। तो इस तरह से होगा कुछ, बोलो सही है। ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। अब मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस फिगर के हिसाब से, देखो ये वाला होगा कि नहीं होगा, बोल। गुड, हाँ हाँ, ठीक। तो हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक। तो अब इसमें यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू होगी। अब सारा का सारा खेल मैथ का होगा। देखो क्या करेंगे, तो वेक्टर ए जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको इस तरह से आगे, मतलब लाइन खींच दिया हमने, एक लाइन अलोंग दी वेक्टर ए, एक लाइन हमने उधर खींचा, ठीक है। कुछ ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। अच्छा, जरा सा सोच के बताना, क्या ये एंगल थीटा लिख सकते हैं, क्या ये एंगल थीटा होगा? हाँ, यस होगा, बिल्कुल होगा। देखो ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे देखो इस वेक्टर को, वेक्टर के टेल को इसके टेल के साथ ज्वाइन करेंगे तो फिगर मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही तो एंगल थीटा कहलाता है। दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा। वहाँ पे जो फिगर है मेरा, वहाँ पे जो फिगर है, इस बी को यहाँ पे रखा गया है ऐसा, देख तो ये दोनों तो पैरेलल हैं, तो ऑटोमेटिकली दिस मस्ट बी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसलिए अगर डायग्राम में वहाँ थीटा लिया गया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। सही है यहाँ तक? ओके, चलो हाँ, कुछ नाम देते हैं इसका, कुछ भी नाम दे दो, जैसे P हो गया, ये मेरा Q हो गया, ये R, सॉरी R नहीं ना, R तो रिजल्टेंट है ही, तो नाम चेंज करो यार, कुछ भी नाम दे दो अलग से। MNO, MNO इज अ ट्राइंगल जिसमें
एम ओ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर है, एम एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वेक्टर ए है, और क्या है एन ओ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वेक्टर बी है। इस तरह से लेंथ के रूप में हम लोगों ने ले लिया। दूसरा काम अब क्या करना है, ये जो पॉइंट ओ है यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो इस वाले लाइन पे, दिस इज परपेंडिकुलर, इस पे इसका नाम दे दो के। लेट ओ के परपेंडिकुलर किस पर, एम के पर ले सकते हैं इस तरह से। बोलो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब आपको दिखेगा एक राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम के बड़ा वाला है, छोटा वाला ओ एन के, दोनों का यूज है यहाँ पे। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल छोटा वाला ओ एन के, सबको दिख रहा है? इसको हम लोग वेक्टर हटा देते हैं, लेंथ के रूप में मानते हैं इसको, ठीक है ना। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड इसका वेक्टर और ये इसका, इस तरह से। चलो वेक्टर फॉर्म हटा देते हैं फिलहाल। तो ट्रायंगल ओ एन के में बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपल टिग्नोमेट्री बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ओके बाय ओ एन, वेरी गुड। हाँ हाँ, एक ही बात है यार, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ओ एन लिखो, एन ओ लिखो, एक ही चीज़ तो है। लेंथ की बात हो रही है, हमको वेक्टर से कोई मतलब थोड़ी है। हाँ, अगर वेक्टर बोलते तो फ़र्क पड़ता ओ एन और एन ओ। यहाँ तो हम लोगों को लेंथ लेना है, ठीक है ना। तो ओ के परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, यहाँ पे ओ के बाई ओ एन। चलो भाई, ओ के तो हमको पता ही नहीं है, ओ के का लेंथ क्या है तो गिवन नहीं है ना, लेकिन ओ एन का लेंथ गिवन है। बोलो है कि नहीं? ओ एन इज बी। गुड। तो यहाँ तो आप यहाँ से निकाल सकते हो ओ के इन टर्म्स ऑफ बी और थीटा। देयरफॉर ओ के इज इक्वल टू बी साइन थीटा। बी तो गिवन है, थीटा भी गिवन है ना इक्वेशन, मतलब इसमें बी के बारे में पहले ही बताया गया। बी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है भाई। चलो उसी ट्रायंगल में फिर से बताओ कॉस थीटा क्या होगा? ये सवाल उठ सकता है भाई साइन थीटा कॉस थीटा ही क्यों ले रहे हैं? तो हमको पता है पहले से कि यहाँ पे बी और थीटा के टर्म में ये आ जाएगा। तुम कोई सा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लोगे तो उसमें फंसते चले जाओगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए हाँ गुड। तो एन के बाई ओ एन, तो एन के बाई बी है ना। तो क्या हो गया? एन के बराबर लिख सकते हो बी कॉस थीटा। ये तो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग जान गए। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इसके बाद पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह से कंपोनेंट लिया जाता है। खैर वहाँ अभी इसको छोड़िए। एन के इज इक्वल टू बी कॉस थीटा हो गया, इसमें कहीं कोई परेशानी किसी को नहीं है। आपको तो पीछे से मिल ही जाएगा सपोर्ट। ओके देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम के, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ओ एम के, उसमें लगा दो पाइथागोरस, जो भी आपने कहा था पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर प्लस ओ के स्क्वायर। सही है? देख तो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर प्लस ओ के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलो एक लाइन और लिख लेते हैं। ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एम के तो यहाँ से यहाँ तक है तुम्हारा,
तो इसको आप पार्ट वाइज जोड़ दो। mn प्लस nk, mk को आप लिख सकते हो mn प्लस nk, उसका होल स्क्वायर होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो 5 स्क्वायर को आप लिख सकते हो 5 2 + 3 होल स्क्वायर, सॉल्व करोगे रिजल्ट वही आएगा, इज इक्वल टू प्लस ओके स्क्वायर। अब वैल्यू सब पुट कर दो। ओ एम इज इक्वल टू आर है तुम्हारा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन, एम एन के जगह पे ए लिख सकते हैं, एन के जगह पे क्या लिखोगे, बी कॉस थीटा प्लस ओके, ओके इज इक्वल टू बी साइन थीटा। सही है? अब इसको सॉल्व कर दो, सिंपली इसको सॉल्व करो। दिस इज ए और ये पूरा का पूरा बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा फॉर्मूला है। हाँ, ए स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दो टर्म है यहाँ पे, तो कॉमन आ सकता है बी स्क्वायर, कॉमन ले लो बी स्क्वायर, सो इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाँ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो गया 2ab कॉस थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 है ना, 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो जान ही रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना ये। 1 होगा, ओके। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आ गया रिजल्टेंट का इक्वेशन। रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये इक्वेशन है। हाँ, स्क्वायर को रूट में लिखो ना, इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये जो फॉर्मूला आया, इसको आपको जीवन भर याद रखना है। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। किसी भी दो वेक्टर को जब जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन से दिया जाएगा। समझ में आया? जैसे देखो, अभी हम लोगों ने जो पीछे एग्जाम्पल लिया हुआ था, वो लड़का चला 4 मीटर, फिर चला 3 मीटर, कुछ इस तरह से। तो ये है तुम्हारा A और ये है B, है ना, और एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो इसमें पुट करके देखते हैं। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 90 डिग्री होना चाहिए, जो एंगल है वो डाल दिया। अब देखो कॉस 90 क्या होता है, 0। जब ये 0 होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। तो रिजल्ट क्या आया तुम्हारे पास, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9, ऐसा होगा। हाँ,
तो वहाँ पर हम लोग सिंपली क्या बोल रहे थे, भाई पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है इसलिए हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन एक्चुअली ये फॉर्मूला वो फॉलो कर रहा है। सो R इज इक्वल टू 5 मीटर। आ गया समझ में? गुड। अच्छा ठीक है, अब इसको ये ख़त्म कर देंगे, बस एक एग्जांपल लेकर के फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे पास एक वेक्टर है, सपोज करो दिस इज़ फोर्स F1, ये है 6 न्यूटन। दूसरा फोर्स F2 ये ले लेते हैं 9 न्यूटन, ठीक है। और ये दोनों ही फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे वर्क कर रहा है मान लो, और उसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री, ठीक है। सो व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट। दो फोर्सेस को तुमको ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो F आया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो इक्वेशन फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, कुछ नहीं करना है, F1 F2 की जो वैल्यू है वो डाल के थीटा की वैल्यू डाल दो इस इक्वेशन में, वो हो गया तुम्हारा आंसर। अभी डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, समझ रहे हैं ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जो भी आ रहा है उससे क्या मतलब है, रूट में आए या कुछ भी आए, वैल्यू आएगा ना। हाँ गुड, हो गया आंसर। यानी 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 9 इंटू कॉस 60 डिग्री, ये होना चाहिए। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, है ना। सॉल्व कर लेंगे, 36 प्लस 81, ये 2 कैंसिल, फिर 36 यहाँ पे हो जाएगा 54। ऐड कर दिया, कितना हो गया, 4 1 5, 5 और 6 11, 1 बचा, 5 3 8 8 16 1 17, 171 रूट अंडर 171 न्यूटन। ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। आया समझ में? ठीक है, हम लोग फिर कल इसके बारे में देखें।